हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में हमने लेसन नंबर 12 रानी वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे ग्रामर सेक्शन में वर्तनी हम पढ़ेंगे आज इस पीरियड में। वर्तनी माने क्या? वर्तनी का अर्थ क्या होता है? तो वर्तनी माने स्पेलिंग। ओके, स्पेलिंग। उसको उर्दू में हिज्जे कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उसे उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी कहा जाता है। तो आपको वर्तनी टाइटल लगा के ये पूरा एक एरो लगा के ऐसा एरो करके ऐसा पूरा लिखना है। ओके, कि वर्तनी का मतलब क्या होता है तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों लाइन लिख देना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। मतलब किसी को बोलने में या समझने में कोई तकलीफ है कि कौन सा शब्द किस तरह से बोलते हैं या कैसे बोलते हैं, तो ये पढ़ेंगे तो वो उनकी समस्या दूर हो जाएगी। वर्णों की लिखावट में सावधानी। मतलब शब्द जब हम लिखते हैं तो कैसा ध्यान रखना चाहिए वह इससे पता चलता है। जैसे ख को हम ख लिखेंगे कभी भी तो उसको इसी तरह से लिखना है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो इसको रव बोलते हैं, रव। तो हमें रव नहीं लिखना है, ख लिखना है। तो ख को हमें यही राइट तरीका है लिखने का। उसी की तरह न लिखे, इससे ख को रव बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा। मतलब ख को इसी तरह से लिखना है। अगर इस तरह से लिखोगे जो दूसरा एक सर्कल किया है तो वो रव बन जाता है, तो वो एक शब्द बन जाता है। रव माने के रवादार, मतलब दानेदार। घ पर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन घ का पूर्व का गोल वाला शिरा मुड़ा हुआ होता है। बराबर, घ ऐसे ही लिखते हैं। देखिए, इसको घ बोलते हैं और इसको ध बोलते हैं। ओके, ध्वजा और घर इसी तरह से। तो गोल वाला शिरा मुड़ा हुआ होता है और मुड़े भाग तथा शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। मतलब खाली जगह है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, रिक्त स्थान माने थोड़ी सी जगह है। इसी तरह थ, भ, य, श, क्ष और क्ष की लिखावट में भी ऊपर से मुड़े हुए भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती है। बराबर, जैसे थ और भ में देखो आप, मुड़ा हुआ भाग है, वहां पे शिरोरेखा है नहीं। भ के ऊपर पूरी तरह से शिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा होता है। अगर भ को इसी तरह से शिरोरेखा, मतलब ऊपर की जो लाइन होती है वो जोड़ देंगे तो म जैसा लगता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है आपको। निम्नांकित संयुक्ताक्षर एवं इन संयुक्ताक्षरों का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन कीजिए। चलिए, यहाँ पे कैसे दो शब्द मिलके एक अक्षर बना है, दो अक्षर मिलके, दो वर्ण मिलके एक वर्ण बना है, ऐसी बात करी हुई है। देखो, द और व, उसका क्या हो गया? द्व हो गया। बराबर, जैसे विद्वान, द्वार। ओके, वैसे ही द और द मिलके द, तद्दन, राजगद्दी। वैसे तीसरा द और म बन के दम हो गया, पद्म, छदम। द और य बन के ध्य हो गया, पद्य, विद्या। फिर द और ध मिलके द्व हो गया, युद्ध, प्रसिद्ध। फिर द और ध मिलके दध हो गया, उद्घाटन, पोद्घाट। ह और य मिलके य हो गया, बाह्य, सहय। फिर ह और रू मिलके र बना, जैसे हृदय,
हृदय बोलते हैं ना, अपहत ऋषि, सॉरी, अपहत हृदय। श और र मिलके श्र हुआ, श्रवण, श्रेष्ठ, श्रोता। श और सॉरी ट और र मिलके ट्र हुआ, राष्ट्र, ट्रक। ऐसे आपको यहाँ पे पूरा ऐसे बताया गया है। तो आपको ये भी मैंने पहले बताया, पहली 2 पंक्तियां मैं जैसे ही बॉक्स करूँगी ना वो चीज़ें आपको लिखनी है। समझ में आई बात? तो ये टाइटल लगा के पूरा ये आपको लिखना है। समझ में आ गई बात? ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको थोड़ा सा नॉलेज आएगा। चलिए आगे। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ हो ऐसे अन्य शब्द अपनी किताब में है तो वैसे देखें कितने शब्द हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु। अनुस्वार और चंद्र बिंदु की बात करिए यहाँ पे। पूर्ण अनुस्वार मतलब जो बिंदी लगाते हैं ना, पूर्ण बिंदी। अर्ध अनुस्वार मतलब कि चंद्र बिंदु। कैसे कैसे कहाँ पे यूज होता है? अंत और आत, गंध और गांव। गांव में ऐसी चंद्र बिंदी की मात्रा लगाई जाती है। ठीक है। तंतु और तांत, दंभ और दांत, पंच, 5, हंस, हंसी। समझ में आई बात? तो कहाँ कहाँ पे आपको चंद्र बिंदी लगानी होगी और कहाँ पे आपको पूर्ण अनुस्वार लगाना होगा वो आपको ध्यान में रखना है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दंभ, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह मतलब पूर्ण चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे अनुस्वार कहते हैं, और आंत, दांत, 5 इत्यादि में जिस चिन्ह का मतलब कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है उसे अर्ध अनुस्वार या चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए। पूर्ण अनुस्वार अंग, ग, अण, न और म इन अनुनासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इसमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। क, ख, ग, घ उसके साथ अंग भी आता है। च, छ, ज, झ के साथ झ भी आता है। ट, ठ, ड, ढ के साथ अण भी आता है। त, थ, द, ध, न के साथ न भी आता है। त, थ, द, ध के साथ न भी आता है। प, फ, ब, भ के साथ म भी आता है। पूर्ण अनुस्वार 2 तरह से लिखे जाते हैं। उसके लिखने की दोनों रीतें निम्नांकित है। जैसे कि वर्ण के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ और अनुस्वार के चिन्ह के साथ। ठीक है। जैसे शंकर, शंख, उसमें इस तरह से अंग का उपयोग हुआ है, और शंकर और शंख इस तरह से भी लिखे जाते हैं। तो आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हैं। आगे देखिए। अनुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। इसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं पर आंख को आंख नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? ये डिफरेंस बताते हैं कि क्या क्या आप लिख सकते हो और क्या क्या नहीं लिख सकते। अंत को आप ऐसे और ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? दिस इज द राइट। ओके। तो ये जरा बताया है। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो और जिसे अंग, झ, अन, न और म आदि अनुनासिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जा सके वहाँ अर्ध अनुस्वार समझना चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतः अनुस्वार तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शिरोरेखा के ऊपर मतलब लाइन के ये ऐसी लाइन बनाते हैं ना वर्ड्स के ऊपर, उसमें जैसी मात्राएं होती हैं वहाँ पे अनुस्वार पूर्ण रूप में आता है। देखिए आप, और जहाँ पे भी लाइन है उसके नीचे जैसी मात्राएं हैं ना, ऐसी 2 मात्राएं हैं, 1 मात्रा है, तो वहाँ पे अर्ध चंद्राकार आता है। समझ में आई बात? ऐसा बताया गया है। सपोज यहाँ पे लिखा है मैं और यहाँ पे
लिखा है, मैं जस्ट यहाँ पे इतना फाता नहीं है लिखना, समझ में आई बात? सॉरी, कहाँ, ओके, यहाँ पे ऐसे इतनी अच्छी तरह से फाता नहीं है लिखना, पर फिर भी समझ में आई बात। तो इस तरह से ये जो मात्रा है ना, ये शीरो रेखा के नीचे मात्रा है, तो इसीलिए यहाँ पे अर्ध बिंदु आया, अर्ध चंद्राकार आया। समझ में आई बात, ऐसा बताया है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए अच्छी तरह से, मैं क्यों है ये सारा आपको, ये सिर्फ टेबल, ये वाला, ये वाला, बस ये ऊपर टाइटल लगा के ये टेबल लिखना है। चलिए आगे, श एवं स का प्रयोग। अभी कभी कभी ये तीनों शब्द के प्रयोग का कई लोगों को समझ में नहीं आती बात। यदि किसी शब्द में स हो और उसके पहले अ या आ हो तो स नहीं बदलता। और जैसे कि 10, तो स के पहले अ आया, द का द अ, समझ में आई बात, द है तो इसमें अ छुपा हुआ है तो 10 आएगा। पास, तो पा में भी आ आया है, छुपा हुआ आ है उसमें। घास, विश्वास, इतिहास, स से पहले आ आता है, इसलिए यदि अ आ से भिन्न स्वर रहे तो श का प्रयोग किया जाएगा। आगे, जैसे प्रेषित, आकर्षित, विषम, भूषण, आकर्षण, हर्षित, धनुष आदि, बराबर। अ और आ से कोई उसके आगे अ या आ नहीं हो तो दूसरा मतलब विषम, कोई अलग स्वर हो तो श, षटकोण का ये वाला श आएगा उसमें। चलो, ह वर्ग के पूर्व श का प्रयोग होता है, जैसे क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडानन, शोषण, शोंश आदि। रू के बाद श का प्रयोग होता है, जैसे कि ऋषि, कृषि, वृषि। तो ये सब में रू क्यों बोला है, ये सारा रू ही है, आप देखोगे ना तो यहाँ पे तो रू अच्छी तरह से दिया गया है, लेकिन क्रू में भी रू आया, व्रू में भी, क्योंकि उसकी मात्रा देखो आप नीचे, कृषक, सारों में ऐसे सारी मात्रा रू की ही मानी जाती है, और ये ऋषभ। समझ में आई बात? चलिए, ये आपको अभी लिखना नहीं है। आगे, आगे च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है, जैसे निश्चित। समझ में आई बात? तो ये श का प्रयोग कब रहता है, ये श का प्रयोग कब रहता है, जब आगे का वर्ड च हो। जैसे यहाँ पे च आया, उसके पहले निश्चित है तो ये वाला श आएगा, निश्चल, तो छ में च छुपा हुआ है। चलिए, यदि श एवं श दोनों का साथ प्रयोग हो तो पहले श फिर श का प्रयोग होगा। यदि स भी रहे तो क्रमशः स, श और श होगा, जैसे विशेष, शेष, शोषण, शीर्षक, विश्लेषण, संश्लेषण। तो यहाँ पे ये देखो, संश्लेषण में तीनों वर्ड का यूज हुआ है, तो उसमें क्रमशः पहले ये वाला श आया, कहाँ गया, पहले ये वाला स आया, यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है देखो, तो पहले ये फिर ये फिर ये। समझ में आई बात? उसी तरह से क, ख, ग, झ और फ का प्रयोग, मतलब हर एक के नीचे नुक्ता लगाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक के नीचे नुक्ता लगाया हुआ है। समझ में आई बात? तो ये कैसे लिखेंगे, तो कत्ल, खबर, गरीब, जमाना, फकीर, कदम, खर्च, गलत। तो इनमें से आप कोई भी 10 वर्ड्स लिखिएगा, ठीक है, एनी 10 वर्ड्स, ओके, 10 लिखने हैं वर्ड्स आपको, ठीक है। चलिए, ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखें, इसमें क, ख, ग और फ
ख के बगल में नुक्ता या बिंदी लगाई गई है। इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है। अरबी फारसी भाषा के इन शब्दों में निर्देशित वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का होता है। चलो फिर क्या है, अंग और ढ का प्रयोग, मतलब अंग नहीं है, सॉरी, ड और ढ का प्रयोग। इसमें भी नीचे नुक्ता है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि डमरू, तो डमरू ऐसे उसमें नुक्ता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकड़, फिर डर और बड़ाई, बड़ाई में ज़रूरत है। डाक, फिर रणछोड़, रणछोड़ लिखेंगे तो उसमें नुक्ता की ज़रूरत है। तो कहाँ पे नुक्ता आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर। आगे, ह्रस्व और दीर्घ की भूलों के उदाहरण, बड़ी ई और छोटी ई, बराबर। छोटी ई को ह्रस्व बोलते हैं और बड़ी ई को दीर्घ ई बोलते हैं। दीर्घ माने बड़ी, लंबी। चलिए, उसमें अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध माने जो गलत है और शुद्ध माने जो सही है। इस, ये सारी गलत है, ये सारी कैसी है, गलत है, और ये सारी सही है, शुद्ध। चलो, इस, किस, जिस, चाहिए, निकट, कोशिश, गिरना, कठिनाई, बराबर। तो इसमें आप देखिए, कठिनाई भी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, जबकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा करी हुई है। सभी में ऐसा है, कोशिश में देख लो, कोशिश हमेशा इसी तरह से ही लिखा जाता है। तो ये सारे वर्ड्स राइट है। वैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे जो ये लिखा है ना वो सारा सही है। तो ये भी आप देख लीजिए, इसमें से भी कोई भी 10 लिख लीजिएगा। एनी 10, ये टाइटल आपको लगाना है, ये टाइटल लिख के फिर 10, कोई भी, समझ में आई बात। चलिए आगे, ई की जगह ई की भूल, मतलब बड़ी ई की जगह छोटी, जैसे चीज़, तो चीज़, ये बड़ी ई की जगह छोटी ई कई बार लिख देते हैं, तो ये सारी राइट है, शुद्ध माने राइट। तो ये आप नहीं लिखिएगा, सिर्फ ये फर्स्ट वाली लिखिएगा। फिर यहाँ पे ये सारा आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, बराबर। फिर ये, सॉरी, फिर ये ऊ की बड़ा, मतलब ये जो है बड़ा उसकी जगह छोटे ऊ की कैसे भूल करते हैं लोग, गलतियाँ करते हैं, तो इसमें से भी एनी 10 लिख दीजिएगा, बराबर। सामने अशुद्ध लिखने की, मतलब गलत क्या है वो, और उसके सामने सही वाली, मतलब ये इसमें से भी 10 लिखनी है आपको। चलिए आगे, अभी क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट नंबर में देखिए, जब संयुक्ताक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो तो उसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे अशुद्ध, कुत्ता, पर कुत्ता ऐसे नहीं लिखते, कुत्ता में छोटे ऊ की मात्रा आती है और उसमें अंत का जो स्वर है उसमें भार दिया गया है, ठीक है। गुच्छा, तो ये वाला जो बड़े ऊ की सारी मात्राएं हैं ये सारी कैसी हैं, गलत है, ये सारी गलत है। ये सारी कैसी है, यहाँ वाली सही है। तो वैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है, ये सारी कैसी है, सही है। चलिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूप में दीर्घ ही और ह्रस्व ही के ही कैसे बदल जाती है। तो थालियाँ, तो थालियाँ, जिंदगियाँ, तो जिंदगियाँ, समझ में आई बात। ये आपको पढ़ना है, ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है, दैट्स वाई। चलो, संस्कृत से आए हुए कुछ तत्सम शब्दों की अंत्य की ती अधिकतर ह्रस्व होती है। जैसे गति, तो ह्रस्व माने छोटी ई, छोटी ई का यूज होता है। ये सारी चीज़ों में देखो आप, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वैसे ही श्रेष्ठवाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होता है। श्रेष्ठवाचक माने कनिष्ठ, घनिष्ठ, तो घनिष्ठ नहीं होता, ये वाला घनिष्ठ, यहाँ पे ठ का उपयोग किया गया है, ठ, ठीक है, ट नहीं आएगा, ठ
ठ आएगा, ऐसे बताते हैं, धर्मिष्ठ। ठीक है, आगे देखिए, ई में प्रत्यय में भी ई मतलब बड़ी दीर्घ होती है, जातीय, तो जातीय इस तरह से लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, औद्योगिक है पॉइंट नंबर 6 में, औद्योगिक, इच्छिक, दैनिक। ठीक है, और शुद्ध माने गलत और शुद्ध माने सही। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ना अच्छी तरह से। ठीक है, आगे देखिए, हलंत का प्रयोग, मान, वान, हान, प्रत्ययांत शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे श्रीमान, नीचे आप देखो हलंत का प्रयोग किया है, न के नीचे आप देखो कैसे एक डंडी बनाई हुई है छोटी सी। आयुष्यमान, महान, विद्वान, फिर तो मम, उत, उसका प्रत्ययांत तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्वागतम लिखते हैं ना हम, स्वागतम तो इसी तरह से लिखा जाना चाहिए। जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि, ये दोनों प्रचलित हैं और सही भी है। देखिए यहाँ पे ये जो सारे वर्ड दिए गए हैं ना, ये सारे यहाँ पे बताया गया है कि ये सारे सही भी हैं और यूज भी होते हैं, बराबर। तो ये प्रचलित भी है और सही भी है, तो ये आपको सारे ही वर्ड्स लिखने हैं, सारे ही। चलो अभी ये नीचे वाली पूरी एक्सरसाइज आपको जिस तरह से मैंने समझाया है उसी हिसाब से लिखना है। सिर्फ ये ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट में निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने ऐसा निशान नहीं बनाना है, आपको राइट का निशान बनाना है। सपोज आविष्कार, आविष्कार फर्स्ट में क में क्या दिया गया है, कौन सी आविष्कार की सच्ची है वर्तनी, तो जो भी आपको सही लगे वहाँ पे राइट का निशान उसके बाजू में करना है। समझ में आई बात? उसी तरह से नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें से अशुद्ध वर्तनी वाले 20 शब्द हैं, उन्हें छांट कर मतलब अलग कर कर उनके सामने उनके शुद्ध रूप लिखिए। जो गलत दी गई है ना वर्तनी, उसके सामने उसके सही रूप लिखने हैं। उसके लिए आपको जगह भी दी गई है, देखिए 18 जगह है, 20 वर्ड हमें लिखना है। तो बाकी दो आपको तो अपनी नोटबुक में ही लिखना है, ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैसे ही निम्नलिखित वाक्यों में से दो दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो ये सारे 10 वाक्य यहाँ तक आपको लिख देना है। ओके, और ये आपको नेक्स्ट वेडनेसडे तक लिख के होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है सभी ने। दिस इज़ योर होमवर्क, क्योंकि जब भी हमारा नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होगा तो मैं ग्रामर में ये पूछने वाली हूँ। पूरा वर्तनी है, मतलब मैंने ग्रामर में जो जो चीज़ें पढ़ाई है वो सभी पूछूंगी चीज़ें, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू।